हेलो बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा एक नया चैप्टर जिसका नाम है फ्रिक्शन। ठीक है, शुरू करते हैं फ्रिक्शन चैप्टर। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बाईसाइकिल वाला है जो सिग्नल पे खड़ा हुआ है और यहाँ पे देखो व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग, जैसे ही साइकिल वाला पैडलिंग स्टॉप करता है सिग्नल देखकर, रेड सिग्नल चालू हो गया है, वैसे ही उसकी साइकिल रुक जाती है। तो ये क्यों हो रहा है ऐसा, अपने आप साइकिल रुक क्यों जा रही है? तो उसका एक रीज़न है और वो रीज़न है, और एक और एग्जांपल समझते हैं ताकि रीज़न और बेटर है। यहाँ पे फुटबॉल को जैसे ही उसने किक मारा, बॉल आगे जा रहा है और कुछ देर के बाद वो रुक गया है। तो कौन सी फोर्स है जो इस बॉल को धीरे धीरे रुका रही है? हमने तो कुछ भी टच नहीं किया है फिर भी ये ऑब्जेक्ट रुक जा रहा है। तब तो वो फोर्स जो रिस्पॉन्सिबल है, जो किसी ऑब्जेक्ट को रोक रही है, यहाँ पर बॉल को रोक रही है, वो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ये है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जिसे कांटेक्ट फोर्स भी बोलते हैं, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिना कांटेक्ट के नहीं हो सकती। तो आज इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रिक्शंस के बारे में। तो फ्रिक्शन का मतलब होता है व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट मूव और टेंड टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट देयर इज अ फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू सरफेस इन कांटेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। तो इनडायरेक्टली फ्रिक्शन फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के बिल्कुल अपोजिट काम करती है और ये भी एक तरह की फोर्स ही है बच्चों। तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे ने जोर से ढकेला बॉक्स को और बॉक्स कुछ देर तक तो चला, फिर बाद में ये रुक गया। तो ये क्यों रुक रहा है? क्योंकि कोई तो अपोजिंग फोर्स है जो इस ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के, यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कवर कर रहा है राइट डायरेक्शन में, और उस डायरेक्शन के अपोजिट में एक फोर्स काम कर रही है जो रोकना चाहती है उसे, और उसी फोर्स को बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स, जो हमेशा किसी ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन के हमेशा अपोजिट रहेगी। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक मैंने इंक्लाइन प्लेन ले लिया, देखो मैंने बुक से एक सरफेस बनाया, इंक्लाइन प्लेन बनाई है और कॉजेस ऑफ फ्रिक्शन को समझते थे। ये इंक्लाइन प्लेन मैंने एक कार को लेता हूँ, एक टॉय को लेता हूँ और देखता हूँ टॉय के साथ क्या होता है अगर मैं इसे मूव करता हूँ। तो टॉय को मूव करते ही ये टॉय चलने लगा है और देख सकते हैं कुछ देर के बाद वो रुक गया, पर अच्छा खासा डिस्टेंस कवर किया, मजा आ गया। तो यहाँ पर भी ये जो टॉय है, जो कार है, वो क्यों रुक जा रही है? बिकॉज ऑफ अपोजिट फोर्स दैट इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स। अब मैं क्या करता हूँ, इसी जगह पर नीचे मैंने एक कपड़ा लगा दिया, एक रुमाल लगा दिया और फिर से उस टॉय को लेता हूँ और उस टॉय को उस टेबल के इंक्लाइन में दोबारा रखता हूँ और दोबारा मैं चलाता हूँ। अब देखते हैं कि गाड़ी वही जगह पे रुकेगी या पहले रुकेगी। देखते हैं क्या होता है बच्चों। ये अरे वाह, इस बार तो गाड़ी बहुत जल्दी रुक गई। तो हमें कुछ फर्क दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर फ्रिक्शन का लेना देना सिर्फ अपोजिंग फोर्स नहीं, यहाँ पर तो कुछ और भी चीज है जो फ्रिक्शन के नेचर को बताता है, और वो है यहाँ पर मटेरियल मीडियम यानी कांटेक्ट सरफेस। बराबर, क्लोथ रखने पर ऑब्जेक्ट जल्दी रुक रहा है और बिना क्लोथ के ऑब्जेक्ट जल्दी नहीं रुक रहा है। तो इसका रीजन क्या है बच्चों? क्या रीजन है? पहले हमने क्या समझा, अभी क्या हो रहा है? वेयर डू यू थिंक द कार कवर्ड अ ग्रेटर डिस्टेंस? तो पहले वाली कंडीशन में जल्दी ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही थी और क्लोथ लगाने के बाद हमें कुछ चेंजेस आ रहा है। ये कैसा हो क्यों रहा है बच्चों? ऐसी क्या वजह है? तो उसके वजह है रफनेस ऑफ द सरफेस। जितना ज्यादा सरफेस रफ रहेगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा, उतनी जल्दी कार रुक जाएगी, ऑब्जेक्ट उतना जल्दी रुकेगा। और जितना सरफेस स्मूथ होगा उतना ऑब्जेक्ट में सरफेस पे फ्रिक्शन कम होगा। तो यहाँ पे हमें एक और चीज का पता चला बच्चों कि यहाँ पर सरफेस जिससे कांटेक्ट हो रहा है उसके नेचर पे भी निर्भर करता है। नेचर यहाँ मतलब सरफेस की बात हो रही है कि सरफेस कैसा है। अगर रफनेस कम है, स्मूथ सरफेस है, तो फ्रिक्शन भी डिक्रीज होगा। लेकिन अगर सरफेस की रफनेस ज्यादा है तो इंक्रीज होने पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी बढ़ेगा। स्टूडेंट्स, आई होप आपने फर्स्ट कंडीशन समझ लिए। ऑल सरफेस हैव सम रफनेस ऑन देम, पर थोड़ा ज्यादा तो थोड़ा कम, बिल्कुल उसी तरह जैसे कभी खुशी कभी कम, फिर भी रहे साथ हम। चलो आगे शुरू करते हैं कॉजेस फ्रिक्शन में। यहाँ पर भी एक बच्चा है, एक बड़े से बक्से को एक स्मूथ सरफेस पर पुश करने की कोशिश कर रहा है। चलो देखते हैं क्या वो अपने मिशन में कामयाब है। ये देखिए कामयाब हो चुका है वो अपने मिशन में। उसने उस बक्से को फोर्स लगा के आगे बढ़ा दिया है। तो स्टिल द ब्लॉक कम टू रेस्ट। कुछ देर के बाद वो वापस से रेस्ट में आ गया, ज्यादा देर तक नहीं लगाया। हो सकता है, लगता है बक्सा बहुत मोटा हैवी होगा, है ना? रवि, अभी यहाँ पे बच्चे का नाम रवि रखते थे। हाँ, रवि बहुत ज्यादा हैवी लग रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये बक्सा कुछ देर के बाद रुक क्यों गया? बहुत हैवी है क्या? हाँ, और यहाँ पे रीजन यही है। क्या रीजन है? यहाँ पर जो बक्सा इतना ज्यादा हैवी है कि इसका जो फोर्स है उस
सभी सरफेस इरेगुलर होते हैं। अभी हमने पढ़ा कोई भी सरफेस एकदम स्मूथ नहीं हो सकता, थोड़ा तो सरफेस में रफनेस होती है। इस रफनेस की वजह से क्या हो गया, यहाँ पर लेफ्ट में डायग्राम में उसी चीज को बताया जा रहा है कि ये रफनेस की वजह से क्या हो गया कि यहाँ पर एक इंटरलॉकिंग हो जाती है दो ऑब्जेक्ट के बीच में। जब लेयर के बीच में इंटरलॉकिंग हो जाती है सरफेस के बीच में, तो उस सरफेस की लॉकिंग की वजह से उस सरफेस को ज्यादा आप घसीट नहीं सकते। और ऐसा आपने आपके घरों में कबाड़, टीवी और हैवी चीजों में सोफा जैसी ऑब्जेक्ट में देखा होगा, उसे ज्यादा देर तक आप उसको पुश नहीं कर सकते, ना ही पुल कर सकते, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट हैवी होने की वजह से सरफेस के साथ लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें घसीटना या पुश करना या आगे बढ़ाना या ना पीछे करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फोर्स इज अप्लाइड बट दैट फोर्स इज नॉट एबल टू सेट द बॉडी इन मोशन। अरे फोर्स तो अप्लाई की गई पर कोई मोशन नहीं हो रहा है, उसका ही रीजन अभी समझने वाले हैं। चलो एक एक्टिविटी करते हैं और उससे इस कंडीशन को और बेहतर तरीके से समझते हैं। हम तो ऑलरेडी समझ गए, ये तो लॉकिंग की वजह है। मैंने ईंट लिए, ब्लॉक लिया और उसे एक धागे से बांध दिया। धागा यहाँ पे इनविजिबल दिखाई दे रहा है, एक वेट मशीन है नॉर्मल, जैसे कचरा डब्बा वाला आता है। और ये मेजर नॉर्मल मशीन है जिसके जरिए हम लोग वजन को मेजर करते हैं। मैंने धागे से बांधकर राइट साइड के पिन से इसको मैं अभी पुश करने वाला। स्प्रिंग बैलेंस है आपको दिखा दिया गया है और इसमें कुछ यूनिट्स भी लिखी है, मेजर नंबर्स लिखे हुए, वो उसके वेट और फोर्स को बताएंगे। लेफ्ट साइड से मैंने उसे घसीट के पुश कर रहा हूँ और देखते हैं ये कितनी दूर तक जाता है। व्हाट यू ऑब्जर्व व्हेन वी अप्लाई सम फोर्स। अभी तक जो ईंट है, ब्लॉक है, वो अपनी जगह पे ही लगा है, पर रेड कलर ये इंडिकेट कर रहा है कि मैंने अभी फोर्स लगाया, काफी तक फोर्स लगाया, लेकिन अभी तक ब्लॉक में कोई बदलाव नहीं आया उस फोर्स से। मतलब इतनी फोर्स इनफ नहीं है उस ब्लॉक को हिलाने के लिए। द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस चेंज बट द ब्लॉक डज नॉट मूव। यानी अभी तक जितनी फोर्स लग रही है उस फोर्स इनफ नहीं है उस ब्लॉक को वहां से मूव करने के लिए, यानी हमें और फोर्स लगाना पड़ेगा जिससे ये ब्लॉक आगे आ जाए। This reading give the measure of the force of friction between the block and the wooden surface। तो ये वो रीडिंग है जहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हैपन हो रहा है पर अब स्टिल ब्लॉक नहीं हिल रहा है। यानी ये ऐसी फोर्स है जो बैलेंस है एक तरह की। उसके बारे में हम लोग और आगे डिटेल में देखने वाले। अरे कुछ देर के बाद ये ब्लॉक तो मूव होने लगा है, यानी हमने इतनी फोर्स लगा थी कि इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लग गई है, जिसकी वजह से ब्लॉक मूव होने लगा। चलो मैंने एक और ब्लॉक उस पर पुट कर दिया और अब देखते हैं क्या होता है। अब वापस से अब इस बार दो ब्लॉक है हमारे पास। अगेन मेरे पास स्प्रिंग मशीन है और मैंने उसे वापस से अप्लाई की फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में। अब देखते हैं इस बार मुझे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है क्योंकि ब्लॉक का वजन बढ़ चुका है। जितना ज्यादा वजन होगा उतना ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। और द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस चेंज बट द ब्लॉक डज नॉट मूव। यानी यहां तक जितनी फोर्स लगा रहे हैं उसमें वो बैलेंस फोर्स हो गई है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है। चलो और फोर्स अप्लाई करते हैं और देखते क्या होता है। ओह, अब इस फोर्स से ऑब्जेक्ट आगे नहीं, यानी इस बैलेंस फोर्स के बाद थोड़ी फोर्स लगाने पर ही ऑब्जेक्ट का मोशन स्टार्ट हो गया है। यानी हमने इतनी फोर्स दे दी कि उनका जो इंटरलॉकिंग है सरफेस है वो हमने हटा दिया। फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा फोर्स हमने दे दी। तो स्प्रिंग बैलेंस एक डिवाइस है जिसके जरिए हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट के वेट को विद द हेल्प ऑफ फोर्स अंडरस्टैंड करते हैं। Spring balance is a simple device that can be used to measuring the force acting on the object. It consists of coiled spring when get it stretch when a force is applied। इसके अंदर एक स्प्रिंग होती है और वो स्प्रिंग जैसी फोर्स लगती है तो वो ऐसे तरह से क्या बोलते हैं स्ट्रेच होना शुरू होती है। ऊपर रिंग्स होती है और नीचे आप लोग देख सकते हैं हुक जैसा पॉइंटर बना है। अंदर ग्रेजुअल स्केल नंबर होते हैं, उन स्केल से हमें वेट का पता चलता है, ठीक है। और जो फोर्स की यूनिट होती है वो 1 न्यूटन होती है। 1 न्यूटन का मतलब ये होता है कि किसी चीज पर एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड हो रहा है और उस बॉडी का मास 1 किलोग्राम है, 1 किलोग्राम है, ठीक है। नीचे वाला पार्ट हुक है, वो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया था। फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन, चलो हम लोग देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन के बारे में। तो हमें पता है कि सबसे पहले क्या क्या फैक्टर है जो फ्रिक्शन पे अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट है नेचर ऑफ द टू सरफेस इन कांटेक्ट। जब दो सरफेस कांटेक्ट में आएंगे तब आपको फ्रिक्शन के बारे में समझ में आएगा। सेकेंड है फोर्स प्रेसिंग द टू सरफेस टुगेदर। दो फोर्स एक दूसरे को सरफेस पर प्रेस कर रही है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग ने कंप्लीट क्लियर स्टडी अबाउट व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय फ्रिक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में, तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। नेक्स्ट में हम लोग कंप्लीट करेंगे फ्रिक्शन के टाइप्स।
सभी को पता होगा बच्चों टाइप के बारे में। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए शांत रहिए, खुश रहिए और मेरे चैनल को देखते रहिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।